चैप्टर है हमारा आज, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, उसमें एक एक करके स्टार्टिंग से डेरिवेशन करेंगे। जो सबसे पहला डेरिवेशन करेंगे बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, तो लिखेंगे हेडिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ, या फिर तुम लोग देखते जाओ क्योंकि तुम लोग रिवाइज कर रहे हो, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान देना है। बायोट-सावर्ट्स लॉ, दोनों लिखना बस। ठीक है, सुनना आप सुनो। बायोट-सावर्ट्स लॉ, ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान देना है। क्या चीज है, लेट सपोज एक वायर इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है, इसके अंदर करंट जा रहा है। ठीक है, और पहली बात तो ये समझ लो, करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। क्यों भाई, जो करंट कैरिंग वायर है उसके आजू बाजू अपनी क्या खुद की क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ से निकालना क्या है कि यहाँ पर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इस छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से, इस छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, जबकि इसमें करंट जा रहा है आई। ये निकालना है हम लोग को। दो तरीकों से निकालना है। पहला जो नॉर्मल तरीका होता है हमारा, क्या बोलते हैं इसका, स्केलर क्वांटिटी का। दूसरा इसको कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्म में। तो लेट्स सपोज ये छोटा सा एलिमेंट है डी एल, ये यहाँ तक जो एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है थीटा, ऐसा मान लेते हैं। तो डी एल इज मेकिंग एन एंगल थीटा, क्लियर है, एट पॉइंट पी। नाउ मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे होगी वो होगी डीवी, तो ये होगी डीवी। ठीक है, तो डीवी इज प्रोपोर्शनल टू, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ। देखो पहले तो क्या, एक वायर है, वायर के अंदर करंट कितना आई है, पॉइंट पी पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से। क्लियर है चीज। अब एक चीज देखो यहाँ पे, तो जो डीवी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो डीवी इज प्रोपोर्शनल टू करंट। भाई जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। नेक्स्ट, डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, जितना ये जो एंगल है इसके प्रोपोर्शनल होगी, मतलब जितना ज्यादा एंगल होगा उतनी ज्यादा वैल्यू होगी, तो डीवी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। नेक्स्ट, dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जो dB है वो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज दिस डिस्टेंस इज आर, तो dB यहाँ से यहाँ तक किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्स के। तो dB इज प्रोपोर्शनल टू i, dB इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। क्लियर है। एंड फाइनली dB इज प्रोपोर्शनल टू i sin थीटा, सॉरी, और हाँ एक और चीज, dB इज प्रोपोर्शनल टू dl। भाई कितनी तुमने लेंथ ली है उसके भी प्रोपोर्शनल है। क्लियर है, अगर ज्यादा लेंथ लोगे तो ज्यादा मान मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, कम लोगे तो कम मिलेगी। तो dB इज प्रोपोर्शनल टू dl। इन सबको कंबाइन करोगे चारों को, तो dB इज प्रोपोर्शनल टू i dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। ठीक है, dB इज प्रोपोर्शनल टू i dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। नाउ इस प्रोपोर्शनलिटी को खोलता हूँ, तो dB इज इक्वल टू k i dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। dB इज इक्वल टू k i dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है, आगे बात करते हैं। नाउ ये तो k की वैल्यू क्या होती है, k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, k की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, इसकी यूनिट होगी तुम्हारी टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁷। तो यहीं पे लिख देता हूँ, k इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, दैट इज 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। कैसे आया भाई ये टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, तो भाई ये dB है, मैग्नेटिक फील्ड किस में होता है, टेस्ला में होता है, तो टेस्ला ये ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, देखो टेस्ला रेडियस का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आई एम्पेयर और ये dl नीचे जाएगा तो किस में आता है, मीटर में, कैंसिल हो गया, कितना आ गया, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। तो ये आ गई तुम्हारे यूनिट की वैल्यू। चलो ठीक है, तो k इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई दैट इज 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। उठा करके पुट करते भाई, तो dB इज इक्वल टू, ठीक है, k
आई डी एल वैल्यू डाल देना बाद में, या अभी डाल देते कोई दिक्कत नहीं है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये तुम्हारी डी वी की वैल्यू होगी। बट एक चीज़ बताओ तुम लोग यहाँ पे, ये जो वैल्यू आई है ये स्केलर क्वांटिटी है भाई, इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है ना ये, बट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करूँगा, तो वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मैं क्या लिख रहा हूँ, डी बी वैक्टर इज इक्वल टू, डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, देखो आई स्केलर साइड रख दो, सिर्फ दो चीज़ें वेक्टर है यहाँ पे, एक डी एल वैक्टर है और एक आर वैक्टर, हाँ कि ना, एक डी एल वैक्टर और एक आर वैक्टर है। तो फिर कैसे निकालूंगा, तो ध्यान देना यहाँ पे डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर इंटू इसका जो डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय आर कैप, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन के अगर मैग्नेटिक फील्ड जाएगी ना, इस छोटी सी लाइन की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ये है, तो दैट इज आर कैप। ठीक है, अब हमको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, दैट इज आर वेक्टर अपॉन मॉड आर, तो डी बी वेक्टर इज इक्वल टू, डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। क्लियर है, तो कितना आ गया भैया, अच्छा ये भी आएगा डी एल वेक्टर, तो नीचे जो आ जाएगा आर क्यूब, तो डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल वेक्टर अपॉन आर क्यूब मॉड ऑफ आर क्यूब इंटू साइन थीटा इंटू आर वेक्टर। अब अगर मैं इसको फॉर्म में लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, डी बी वैक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई की वैल्यू ये रही, बाय मॉड ऑफ आर क्यूब, बाय मॉड ऑफ आर क्यूब डी एल वैक्टर क्रॉस विद आर वैक्टर। ये आ गया तुम्हारा बायोट-सावर्त लॉ का वेक्टर फॉर्म कि डी बी वैक्टर इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर क्यूब इंटू डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर। ठीक है भाई, लिखेंगे उसको जल्दी से, देखो अगला डेरिवेशन जो पेपर के अंदर आता है इंपॉर्टेंट है वो काफी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, और हम लोग को करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक, और उसको फिर आगे अप्लाई करना है किसके लिए, इसके लिए क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट वायर के लिए अप्लाई करना है कि इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, समझना है आपका कैसे करेंगे। तो अगला डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, समझना है आपको इसको। लेट सपोज एक करंट कैरिंग वायर है, उसकी लेंथ नहीं पता, ठीक है, टोटल लेंथ एल है, बट हम इनफाइनाइट पे भी जाएंगे ना तो हम लेंथ के लिए काम कर ही नहीं रहे। ठीक है, लेट सपोज इस पॉइंट पी पर, यहाँ पे एक पॉइंट पी है, इस पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा एलिमेंट ले लूँगा डी एल, एक छोटा सा मेरा एलिमेंट ले लिया डी एल, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज डी एल एलिमेंट, और इन दोनों को ज्वाइन करवा दिया। क्लियर, तो ये एलिमेंट हो गया मेरा डी एल, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको ज्वाइन करवा दिया। लेट सपोज दिस एंगल इज थीटा, लेट सपोज दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूँ तो मान लेते हैं ये जो एंगल है ये है फाई, कितना ये एंगल फाई। अब फाई की वैल्यू देखो, ये जो डीएल एलिमेंट लिया है मैंने, अब जरूरी थोड़ी है कि ये डीएल एलिमेंट मैं यहीं पे लूँगा, डीएल एलिमेंट मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ, फिर डीएल एलिमेंट यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ, मतलब ये जो फाई की वैल्यू है वो चेंज होगी। तो ऐसा मान लो कि जो टोटल लंबाई है यहाँ पे अगर मैक्सिमम जाता है ये नीचे की ओर एंगल, तो अगर ये एंगल मैक्सिमम नीचे की ओर जाता था तो बनता था फाई 1, कितना बनता था, फाई 1 माइनस का, क्यों, क्योंकि नीचे की ओर है। अब अगर ये मैक्सिमम ऊपर तक जाता था तो ये एंगल कितना बनता था, फाई 2, क्योंकि यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है फाई 2। एंगल जब होता है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नापते तो नेगेटिव पॉजिटिव लगता है, जब नीचे की ओर नाप रहे हो देखो ऐसे तो -5 ऊपर की ओर नापोगे तो 5 2। क्लियर है, तो ये हो गया टोटल एंगल हमारा। अब सुनना है पार्ट, अब कुछ नाम देते हैं भाई, इस डिस्टेंस को नाम दे देते हैं ए। ठीक है, इस डिस्टेंस को नाम दो, तुम लोग जो पहले दिलवाया था वही दे दो। इस डिस्टेंस को नाम दिया ए,
इस डिस्टेंस को नाम दे दो L और इसको नाम दे दो R, ठीक है, ALR, ठीक है। ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। क्या पहले एक वायर लिया, फिर एक पॉइंट P मार्क कर दिया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया DL जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन कर दिया। दिस डिस्टेंस इज R, दिस इज A, दिस इज L। अच्छा, ये DL का जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा, ये एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा फाई, यहाँ से लेके यहाँ तक फाई 1 मैक्सिमम जितना एंड पॉइंट है, और ऊपर तक का कितना बनेगा फाई 2 बनेगा, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ, ध्यान देना आता है। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या बोला, dB इज इक्वल टू, देखो उसमें क्या था, यहाँ ऐसे था, ऐसे था, यहाँ पे एंगल थीटा था, ये छोटा सा एलिमेंट DL था, ये डिस्टेंस R था, सेम चीज़ है भाई, ये DL है, ये R है, ये एंगल थीटा है। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I DL साइन थीटा बाय R स्क्वायर। dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I DL साइन थीटा बाय R स्क्वायर अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ। लिख दिया डायरेक्टली। अब बात है DL की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू कितनी है, उठा के पुट करनी है। क्यों पुट करनी है ये बता देता हूँ, सुनना है आपको, क्यों पुट करनी है भाई। हम DB नहीं चाहिए हमको B चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड टोटल चाहिए, और यहाँ पे क्या दिया भाई DB। तो मेरे को दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो DL की वैल्यू निकालते हैं पहले तो, ठीक है। तो DL की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो चेक करो, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है, tan थीटा इज इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल में, दैट इज इक्वल टू A/L, आगे ना। tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू L करना। क्यों, क्योंकि तुमको DL चाहिए। sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा बाई DL, sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा बाय DL। और वो सी थीटा रहने दो, क्योंकि हमको तो इसका इंटीग्रेशन करना है ना फाई का। तो तुम एक काम करो, फाई लो, tan फाई इज इक्वल टू L बाई ए, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू L बाई ए, विद रिस्पेक्ट टू L करो, तो tan फाई का कितना हो गया, sec स्क्वायर फाई इंटू d फाई बाई DL इज इक्वल टू L बाई ए का कितना हो गया, 1/a। आ गया इतना ना। DL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो DL इधर जाएगा, A इधर जाएगा, तो DL की वैल्यू आ जाएगी A sec स्क्वायर फाई d फाई, ये आ गई DL की, साइड में रखते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इस ट्राइंगल के अंदर देखो भाई, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो साइन थीटा या साइन फाई की वैल्यू देखो पहले, हमको यहाँ पर साइन थीटा चाहिए ना। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू देखो पहले, तो साइन थीटा इज इक्वल टू A बाय आर, साइन थीटा इज इक्वल टू A/R, ठीक है, ये आ गया। बट वो किसके बराबर है, A/R को cos फाई भी बोल सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू cos फाई। देखो साइन थीटा जो है दैट इज A/R, और cos फाई जो है वो A/R, मतलब दोनों इक्वल है, साइन थीटा और cos फाई, ठीक है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा, उसको मैं लिख सकता हूँ कि फाई के टर्म में लिखना है ना मेरे को, तो क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू cos फाई, ठीक है। देयरफॉर cos फाई इज इक्वल टू A/R, तो R की वैल्यू आ जाएगी R इज इक्वल टू A/cos फाई, ये आ गया, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू A/R, दैट इज इक्वल टू cos फाई, तो मैं बोल रहा हूँ cos फाई इक्वल टू A/R, वहाँ से R की वैल्यू निकाल दी A/cos फाई। फिर दो काम किए मैंने अभी तक। पहला, इस वाले ट्राइंगल में tan फाई लिखा, tan फाई की वैल्यू L बाई ए लिख दी। tan फाई का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर फाई का d फाई बाई DL, क्योंकि फाई भी कांस्टेंट नहीं है, माइनस से लेकर प्लस तक जा रहा है, तो d फाई बाई DL। L बाई ए का डिफरेंशिएशन 1/a, तो DL की वैल्यू कितनी आ गई भाई, DL इधर आएगा, A इधर जाएगा, A sec स्क्वायर फाई d फाई। दूसरा, इसमें है उसी ट्राइंगल में साइन थीटा इक्वल टू A/R, और वही किसके बराबर है, cos फाई के बराबर है, ठीक है भाई। तो साइन थीटा की वैल्यू cos फाई डाल सकता हूँ,
और साथ ही साथ आर की वैल्यू भी डालनी है, तो आर की वैल्यू क्या डाल सकता हूँ मैं, तो आर इधर जाएगा नीचे आएगा, तो आर इक्वल टू ए बाई कॉस फाई। ये मेरे को मिल गई चीज़ें अभी तक, ठीक है। अब मैं एक एक करके पुट करूँगा इस फॉर्मूले में। तो डी बी इज इक्वल टू, ध्यान देंगे यहाँ पे, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है। आई डी एल वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू कॉस फाई के बराबर है, तो भाई कॉस फाई लिख देंगे, होल डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू ए बाय कॉस फाई, तो ए बाय कॉस फाई का होल स्क्वायर। आ गया भाई। चलो अब अगर इसकी बात करें हम लोग, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, और ध्यान देंगे यहाँ पे भाई जो ए स्क्वायर आएगा, ए चल लिख देता हूँ मैं, ए इंटू सेक स्क्वायर फाई इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई होल डिवाइडेड बाय, एक नीचे आएगा ए स्क्वायर और एक नीचे आएगा कॉस स्क्वायर फाई। अब चेक करो, ये कॉस स्क्वायर फाई ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर फाई और ये सेक स्क्वायर फाई कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ठीक है भाई। डायग्राम मिटा रहा हूँ मैं अब यहाँ पे, या डायग्राम रहने दो, मैं ऊपर का मिटाता हूँ, ठीक है। अब ये जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, आ गया। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस फाई बाई ए, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए लिख दो, और यहाँ पे बचेगा कॉस फाई डी फाई। ये आ गई डी बी की वैल्यू। बट हम डी बी में इंटरेस्टेड है नहीं, हमको तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दोनों साइड में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए इंटू कॉस फाई डी फाई। अब चेक करो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आई बाई ए कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल है फाई। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -φ1 से -φ2 तक, तो -φ1 से लेकर के φ2 तक जा रहा है। इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, तो आज भाई कैसे करेंगे, ध्यान देंगे, ध्यान देना यहाँ पे। तो डी बी का इंटीग्रेशन कितना हो गया, बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, कहाँ से कहाँ तक, -φ1 से लेकर के φ2 तक। तो कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन φ2 माइनस साइन ऑफ -φ1, और साइन इज ऑड फंक्शन, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए इंटू साइन φ2 माइनस ऑफ माइनस प्लस साइन φ1। क्लियर है चीज, ये आ गया तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ये आ गई कब के लिए, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि सिंपल सी बात है, जब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई φ1 से लेके φ2 तक जा रहा है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, तो ये φ1 की वैल्यू लगभग अगर ये बहुत नीचे जाएगा, मतलब इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, तो ये लगभग 90 डिग्री होगा, मतलब φ2 की वैल्यू और φ1 की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो अगर उसमें पुट कर देते हैं फॉर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, फॉर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ φ1 और φ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए इंटू साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो b की वैल्यू आ जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i बाई ए, ठीक है। एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से एक किसी पॉइंट पे ए डिस्टेंस पे जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i बाई ए, समझे। तो डेरिवेशन में हमने क्या किया, स्टार्टिंग में पहले तो इसका डायग्राम बनाया, उसके बाद में हम लोगों ने क्या लिखा था, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तब वैल्यू पुट की थी, फिर डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, डी एल की वैल्यू क्या पुट की थी स्टार्टिंग में भाई, बोलो भाई, डी एल की वैल्यू पुट की थी ए सेक स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट की, कॉस फाई,
कि भाई इसकी वैल्यू cos फाई, इसकी वैल्यू a स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर फाई, ठीक है। a से a कट गया था, इससे ये कैंसिल हो गया था, ये जो भी बचा था वो ये आ गया था, ठीक है। उसके बाद उसका उठा करके क्या कर दिया था हमने, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद ये कहानी स्टार्ट हुई, समझे क्या। ये था हमारा ये वाला डेरिवेशन, ठीक है। लेकिन उसको जल्दी यार देख लो एक बार जल्दी से। अगला डेरिवेशन देखना, अगला डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, ठीक है। अब देखो वो सब बातें शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं, शायद दोबारा से जो स्टार्टिंग में पढ़ाते टाइम बताई थी ना मैं तुम लोग को साल के स्टार्टिंग में, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एक कंसेप्ट है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक वैल्यू है। हर मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये कौन बताएगा, उसकी इंटेंसिटी बताएगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। लाइक पहले एक स्ट्रेट वायर, मतलब डीवी जो बायोट-सावर्ट लॉ था उसने क्या बताया कि किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ये गॉस लॉ ने, ये गॉस लॉ बोलना है, बायोट-सावर्ट लॉ ने बता के दिया। फिर एक वायर की वजह से निकाली मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली। क्लियर है। अगला सुनना है आप सब लोग, ध्यान देंगे आप सब लोग। अगला जो है हमारा वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ध्यान देना आप सब लोग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, ठीक है। मैं बी फील्ड लिख रहा हूँ, बी फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, ये कैसे करेंगे ध्यान देना आप सब लोग। तो लेट सपोज एक करंट कैरिंग लूप है मेरे पास में, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट P है एक्सिस पे, मेरे को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। इसका जो रेडियस है, ये रेडियस मान लेते हैं a है, रेडियस इज a, दिस डिस्टेंस इज x एंड ये जो डिस्टेंस है दिस इज r, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है दिस इज r डिस्टेंस। तो कितनी वैल्यू होगी इसकी, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा मानो ये सर्कल है तुम्हारा, ये रहा सर्कल, मतलब लूप तुम्हारा, ये सेंटर है, सेंटर से ये एक्सिस आ रही है, ये इस एक्सिस पे ये छोटा सा एलिमेंट dl यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्सिस है। अब ये एक्सिस के इस पॉइंट पर, रुको 2 मिनट, ये जो एक्सिस है ऐसी, इस पॉइंट के ऊपर यहां से एक लाइन आ रही है ऐसे, ये आ रही है लाइन, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये लाइन आ रही है तुम्हारी ऐसे। अब हमको करना क्या है, सुनना आता है हम लोग को। ये एंगल कितना है, पहली बात तो ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। जो चीज़ ये आएगी, देखो ये डीएल वेक्टर ऐसे जा रहा है, डीएल वेक्टर अलोंग द लेंथ जाता है, एंड ये चीज़ आ रही है ऐसे, ऐसे बाहर क्यों निकल के आ रही है ना ये ऐसे, तो ये एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, 90। तो डीएल वेक्टर के बीच में और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। क्लियर है। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, समझ गए। और इस पॉइंट पे ये जो एंगल बन रहा है, लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा, मान लेते हैं सर। पहली बात देखो, ये वाला जो एंगल है ये ट्राइंगल मत मान लेना इसको कि भाई ये 90 है 90 है तो ये कैसे हो गया, ये ट्राइंगल नहीं है। ध्यान देना यहाँ पे, एक ट्राइंगल तो बन रहा है ये वाला, दिस वन, क्योंकि छोटा बनाता हूँ मैं इसको, समझना यहाँ पे सब लोग। जैसे ये रहा, ठीक है, ये सेंटर है। अब सेंटर से एक तो बन गया ये और एक बन गया ये, ठीक है। ऐसे है ना दो, मतलब इट्स लाइक कि अगर ये सर्कल है, मतलब रुको 2 मिनट, ये ऐसे है तो एक तो ये जो है ये लेंथ, इसका जो डायरेक्शन है वो अलोंग द लेंथ है, मतलब अगर ये सर्कल है तो ऊपर का जो डायरेक्शन है वो अलोंग द लेंथ है ऐसे, क्योंकि ये सर्कल जा रहा है ना पूरा, तो इसका जो ऊपर का पार्ट है वो अलोंग द लेंथ है। यहाँ पे सेंटर है, मतलब ये एक्सिस है, इस सर्कल की एक्सिस ये रही, और एक आ रहा है ऐसे, तो इसका जो है, इसका जो डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ वो कितना है, 90। और इन दोनों का तो जो भी चल रहा है, इन दोनों का जो भी चल रहा है वो ट्राइंगल तो ऐसे बन रहा है, ये ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, ठीक है। बट डीएल वेक्टर ऐसे जा रही है, आर वेक्टर ऐसे आ रहा है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90, ठीक। अब आगे समझना है यहाँ पे, अब मैं आगे की बात करता हूँ तो सुनना यहाँ पे। dB इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, dB का फॉर्मूला क्या था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय
4 पाई, और इसको साइन थीटा ना मान के काम करो, 5 बोल दो। डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर था फॉर्मूला। थीटा किस किस के बीच का एंगल था, तो हम लोगों ने जब आगे जाकर के उसमें गए थे, क्या बोलते हैं उसको, वेक्टर फॉर्म में, तो हमने देखा था थीटा इज द एंगल बिटवीन डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो भाई डी एल वेक्टर तो ये रहा, इतना सा पार्ट जो कि अलोंग द सर्कल जाएगा, ये सर्कल है तो अलोंग द सर्कल जाएगा। आर वेक्टर इधर की ओर आ रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, डी एल वेक्टर इधर है, ये इधर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। डी बी की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर होगी। हाँ है ना। चलो आगे की बात कर लेते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे जाकर के मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स निकालो, भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रही होगी इस पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी इधर की ओर, ऐसे डीबी वेक्टर। इस वाले कंपोनेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी वो इधर की ओर लग रही होगी। क्यों इधर की ओर लग रही होगी, अब ये चीज समझो। क्या पढ़ा था, बायोट सावर्ट्स लॉ के अंदर पढ़ा था, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। मतलब अगर मैं बोल दूं डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस विद आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, तो इसका मतलब क्या है कि डीबी वेक्टर का डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर। अब देखो यहाँ पे ये रिंग है, ये पूरी की पूरी रिंग है, डी एल वेक्टर इधर की ओर है, डी एल वेक्टर इधर की ओर है, आर वेक्टर इधर की ओर है। हाँ कि था, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर। तो चेक करो यहाँ पे भाई, ये अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, रिंग को अब मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, तो डी एल वेक्टर इधर की ओर है, आर वेक्टर इधर की ओर है मेरी ओर, ठीक है, ये हटा देता हूँ। ये रिंग है भाई, रिंग ऐसे है इस बार, तो डी एल वेक्टर इधर की ओर जा रहा है, आर वेक्टर इधर की ओर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर जाएगी। उसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ सेंटर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऊपर की ओर, ये रही मैग्नेटिक। क्लियर है। अब इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जाएगा ऊपर की ओर, एक कंपोनेंट जाएगा इधर की ओर। ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। क्यों भाई, टोटल 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, ये टोटल 90 है तो ये वाला थीटा, तो ये आ जाएगा डी बी कॉस थीटा और ये आ जाएगा डी बी साइन थीटा। हो गया। सिमिलर एक और कंपोनेंट होगा ऐसा ही, सिमिलर, रुको दो डेड वाले ले लो, सिमिलर एक और कंपोनेंट होगा ऐसे ही यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे, वो कहाँ की ओर होगी, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो होगी मेरी कहाँ की ओर, यहाँ की ओर। उसके दो कंपोनेंट आएंगे, ये एंगल भी फाई होगा मेरा, उसके दो कंपोनेंट होंगे, ये फाई है, ये फाई है, तो डी बी साइन फाई, डी बी कॉस। अब एक आएगा नीचे की ओर, दैट इज डी बी साइन फाई, गलती हुई 2 मिनट, ये कॉस आएगा, डी बी कॉस फाई, डी बी साइन फाई, क्योंकि भाई एंगल ये है ना फाई, तो जो एडजेसेंट वाला होता है कॉस लेता है, अपोजिट वाला साइन लेता है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी बी कॉस फाई और यहाँ पे आ जाएगा डी बी साइन फाई। तो अब एक चीज देख सकते हो, हर एक रिंग का एक अपोजिट एलिमेंट होगा, हर एक डीएल जो लिया हमने रिंग में उसका एक अपोजिट एलिमेंट होगा। लाइक इसका यहाँ पे है, इस वाले का कहीं यहाँ पे होगा, इस वाले का कहीं यहाँ पे होगा, तो सबके डी बी कॉस फाई एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। डी बी कॉस फाई क्या कर देंगे, कैंसिल, एंड टोटल विल बी डी बी साइन फाई की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मीन्स मैं बोल ये सकता हूँ कि डी बी इज इक्वल टू डी बी साइन फाई, और यू कैन से नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इज इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई। समझे, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बी होगी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई। नाउ बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई। अब देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉन्स्टेंट है भाई, ये डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये और ये कॉन्स्टेंट है, साइन फाई कॉन्स्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉन्स्टेंट है, तो मैंने उनको उठा के बाहर रख देता हूँ। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई साइन फाई बाय आर स्क्वायर, रख दिया बाहर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, भाई डी एल डी एल डी एल डी एल छोटे छोटे लेंथ करके पूरे अगर सर्कल को इंटीग्रेट करोगे तो मतलब पूरा लेंथ आ जाएगी। पूरी लेंथ की वैल्यू कितनी होती है, सर्कमफ्रेंस, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई साइन फाई बाय आर स्क्वायर इंटू
टू पाई ए, समझेगा, इंटू टू पाई ए, क्योंकि उसका रेडियस था ए। भाई साइन फाई की वैल्यू कितना आएगी, साइन फाई की वैल्यू आएगी ए बाय आर, ये आर, साइन फाई इज इक्वल टू ए बाय आर, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू ए बाय आर इंटू टू पाई ए। क्लियर है? तो कितना आ गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर बाय आर क्यूब। समझ गए? आर कितना भाई, आर है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो बी का फॉर्मूला आ गया तुम्हारा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आ गया? ठीक है। फिर कभी हो जाता है कि ए इज वेरी वेरी लेस देन एक्स, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए इज वेरी वेरी लेस देन एक्स, तो सिंपल सी बात है एक्स ए इज वेरी वेरी लेस देन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा, ए तो 0 हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, एक्स क्यूब आ जाएगा। एक ये फॉर्मूला आ गया। एट सेंटर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ये 0 हो गया, ए स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब ए क्यूब हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आई बाई ए। ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। क्लियर है भाई ये चीज़ सबको? ठीक है, चलो लिखेंगे इसको जल्दी से या देख लेंगे जल्दी से। आ जाओ, अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है अपना एम्पेयर सर्किटल लॉ। जैसे कि गॉस लॉ है हमारा, उसके अंदर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, सेम वैसे ही यहाँ पे कौन सा लॉ है हमारे पास में, एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ की डेफिनेशन क्या, पहले ये समझेंगे। एम्पेयर सर्किटल लॉ की डेफिनेशन पेपर में कई बार आती है कि स्टेटमेंट आती है, उसके बाद में आता है कि प्रूव करो उसको, तो ध्यान देना। एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि द लाइन इंटीग्रल of magnetic field along a closed path, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड along a closed path is equal to mu naught times the current enclosed by closed sorry the current enclosed by closed path। ठीक है, that is magnetic field B is equal to B dot dl, magnetic field B dot dl over closed path that is equal to mu naught I। ये बोलता है हमारा बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं आगे की तो क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे 2 मिनट रुकना, सुनना आप। लेट सपोज इसका डेरिवेशन कैसे करना है। लेट सपोज मैंने एक मान लिया कि वायर है, वायर के अंदर करंट जा रही है आई। ठीक है, किसी ए डिस्टेंस पे, यहां से ए डिस्टेंस पे गए। ठीक है, अब हमको पता है कि इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर की वजह से ए डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो सिंपल सी बात है, बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I/A होता है फॉर्मूला। इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I/A। ठीक है भाई, हम लोगों ने क्या मान लिया, इस डिस्टेंस पे एक सर्कल मान लिया। ठीक है, एक इमेजिनरी सर्कल मान लिया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा इमेजिनरी सर्कल है। ठीक, अब अगर इसकी बात करते हैं तो b का वैल्यू आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I/A। ये हमने पहले वाले डेरिवेशन में देखा था कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ए रेडियस है, तो फिर ए डिस्टेंस है, बता गया सेंटर से, तो कितना होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I/A। ठीक है,
हम लोग को क्या प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब एक चीज देखना, लाइन इधर की ओर जा रही है, ठीक है, डी एल वैक्टर, यहाँ का जो डी एल वैक्टर है वो कैसे है, देखो यहाँ पे ये करंट वायर है, ठीक है, इसके अराउंड सर्कल ऐसे, तो डी एल वैक्टर ऐसे होगा ना, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, तो डी एल वेक्टर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे चलेगा, और करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, बी डॉट डी एल जो होगा, बी डॉट डी एल वो कितना आएगा, दैट इज बी डी एल कॉस जीरो, और बी डी एल कॉस जीरो, तो दैट इज इक्वल टू नथिंग बट बी डी एल, ठीक है, तो ये आ गया बी डी एल, ठीक है। आगे सुनना आप, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, आगे ना, क्यों, क्योंकि इनके बीच में एंगल जीरो था, कॉस जीरो, तो ये बना गया, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी की वैल्यू कितनी है भाई, तो बी की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i बाई ए इंटू डी एल, इसको बाहर कर देते हैं, तो ये कितना आ गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i बाई ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। भाई पूरी लेंथ का इंटीग्रेशन, सॉरी इस सर्कल का इंटीग्रेशन निकालना है, क्योंकि डी एल तो ये है ना, ये डी एल ये है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, सर्कमफ्रेंस के बराबर, तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i बाई ए इंटू 2 पाई ए से ए कैंसिल हो गया, हाँ है ना, और ए से ए कैंसिल हो गया, तो और क्या बचा, हमको फॉर्मूला कराना, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i बाई म्यू नॉट आई, हाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, म्यू नॉट आई। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एस। ये प्रूव हो गया हमारा कौन सा लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ, ठीक है। देख लो एक बार जल्दी से इसको। अगला डेरिवेशन है हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक है। दो डेरिवेशन है, एक है सोलेनॉइड की वजह से, एक है टोरॉइड की वजह से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। तो ये वाला डेरिवेशन है सोलेनॉइड का, पहले समझना है यहाँ पे। चलो तो लेट सपोज एक सोलेनॉइड है हमारे पास में, तो ये रहा सोलेनॉइड, ठीक है। अब ये तो हो गया सोलेनॉइड, लेकिन अगर मैं सोलेनॉइड को क्या बोलते हैं उसके ऊपर रखूँ, आयरन कोर के ऊपर, तो उसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाती है। तो हम लोग ऐसे ही मानते हैं कि जो सोलेनॉइड है, ध्यान देंगे आप, ये सोलेनॉइड है अभी, ठीक है, और अंदर एयर है, अंदर कोई भी क्या बोलते हैं कंडक्टर नहीं है, एयर है, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है। अगर सोलेनॉइड को कट किया तो सेक्शन वाइज कुछ ऐसा बनेगा सोलेनॉइड, आगे ना, दीज आर वायर्स, बीच से कट किया तो इनके क्रॉस सेक्शन दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो वायर जहाँ से करंट जा रहा है, करंट आ रहा है, ठीक है। अब जो सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी दिखती है, क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था कि अंदर पैरेलल लाइंस होती हैं, हाँ कि ना, ठीक है, अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, और बाहर की तरफ ऐसे रहता है, हाँ कि ना, तो ये होती है सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, मतलब हर जगह पे फील्ड सेम नहीं है, अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर अलग मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं क्या ले लेता हूँ, मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ ए, हमें क्लोज पाथ ले लेना है, क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये एम्पेयर सर्किट लॉ क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ठीक है। तो हम ए से जा रहे हैं कहाँ पे, बी पे, बी से जा रहे हैं कहाँ पे, सी पे, सी से डी पे, और डी से वापस किस पे आ रहे हैं, ए। ये हमारा क्लोज पाथ है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, ठीक है। एंड लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल जो आएगा, ध्यान देंगे आप सब लोग, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, तो इंटीग्रेशन और लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी। क्यों अलग अलग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सब जगह की मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। तो पहले ए से लेके बी तक,
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फ्रॉम बी से लेके सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फ्रॉम सी से लेके डी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फ्रॉम डी से लेकर वापस ए तक। ये हमने लिख दिया। एक चीज़ और, ये जो सोलेनॉइड है, ये जो सोलेनॉइड है इसकी वायर की जो टोटल लेंथ है दैट इज एल। ठीक है, सोलेनॉइड की लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड दैट इज एल। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट इज इक्वल टू स्मॉल एन। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज कैपिटल एन दैट इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एन। ये तीन चीजें पहले से हमको बता के देनी पड़ती है डेरिवेशन के अंदर कि a solenoid of length L having n number small n turns as per unit length, total number of turns that is capital N is equal to N into I. Current is flowing is I, that the magnetic field is B. तो भाई टोटल B डॉट डी एल जो आएगा दैट इज A टू B B डॉट डी एल। ठीक है, B टू C, C टू D, D टू A। चलो अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। राइट, सपोज मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ B टू C और इंटीग्रेशन ऑफ D टू A। इंटीग्रेशन ऑफ B टू C B डॉट डी एल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये पाथ इधर की ओर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। ये आंसर आ गया 0। इंटीग्रेशन ऑफ डी टू ए बी डी एल, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टू ए बी डी एल कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो ये आंसर आ गया 0। ठीक है, एंड सी टू डी वाला क्या भाई? इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी बी डी एल कॉस थीटा। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी नेग्लिजिबल, लगभग 0 है, एंड हेंस द आंसर इज 0। इसका मतलब जो टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड बची मेरी, वो किसकी वजह से बची? सिर्फ और सिर्फ ए से लेके बी तक डी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी डॉट डी एल। क्लियर है चीज? हाँ है ना? देख लो एक बार जल्दी से इसको, देख लो जल्दी से। अब अगर मैं आगे की बात करूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डी एल, और मान लेते हैं ये लेंथ एल है, मान लेते हैं लेंथ कितनी है? एल। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी इंटू एल। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी इंटू एल। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज़ और मैं बोल सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। टोटल करंट कितना होगा? म्यू नॉट हो गया। करंट कितना होगा? एन इंटू आई इंटू एल। म्यू नॉट एल इंटू आई होगा भाई। ठीक है, एन क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लूप्स चाहिए मेरे को। टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितना है? एन है, बट एन की वैल्यू किसके बराबर है? एन इंटू एल के बराबर है। तो या डायरेक्टली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू नॉट एन टोटल नंबर ऑफ लूप्स हो गए इंटू आई। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला था म्यू नॉट आई, बट वो कब? जब एक लूप होगा। जब एन लूप्स होंगे तो एन से इंटू करना पड़ेगा। चलो भाई, इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो। देयरफॉर बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। बट हम जानते हैं एन आई की वैल्यू किसके बराबर? एन की वैल्यू किसके बराबर? एन एल के बराबर है। तो बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू एल इंटू आई। एल से एल कैंसिल हो गया, तो बी का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट एन आई। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। साथ ही साथ में अगर मैं चाहूँ तो इसकी वैल्यू डाल सकता हूँ, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन बाय एल इंटू आई। भाई स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आएगी? तो स्मॉल एन की वैल्यू आ जाएगी एन बाय एल।
वो उठा करके मैंने पुट कर दी। क्लियर है चीज़? ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। इसका जो ग्राफ जाता है कुछ ऐसा जाता है, क्या बनाऊँ, यहाँ पे देख लो, जो ग्राफ जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड बी, ये है डिस्टेंस -x + x, मतलब इफ दिस इज द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, इधर से इधर, इधर से इधर, ये 0 हो गया। दिस इज -x, दिस इज +x, या -L/2 + L/2 लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल लेंथ अगर L है तो ये जो पॉइंट आएगा दिस इज -L/2, इस साइड का जो आएगा दिस इज +L/2। तो जो ग्राफ जाता है वो कुछ ऐसा जाता है। यहाँ तक तो लगभग सेम जाता है, एंड एंडिंग पे जाके ग्राफ हाफ हो जाता है, लगभग एंडिंग पे जाके ग्राफ क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्लियर है चीज? देखेंगे इसको जल्दी से। नेक्स्ट डेरिवेशन हमारा सोलेनॉइड का भाई है टोरॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड मतलब क्या कि सीधी लेंथ में वायर्स को हम लोगों ने रिंग की फॉर्म में लिया हुआ है। टोरॉइड का मतलब क्या होता है? टोरॉइड का मतलब है कि हम लोगों ने उसको कैसे किया हुआ है, सर्कुलर वे में एक कोर के ऊपर वायर्स को बांधा हुआ है। ठीक है, चलो ध्यान देना टोरॉइड क्या है। लेट्स सपोज ये मेरा सर्कल है, मतलब एक रिंग मान लो। ठीक है, ये मेरी एक रिंग है। अब इस रिंग के ऊपर मैंने ये बांध दिया, क्या बोलते हैं, वायर्स बांध दिया ऐसे। ठीक है भाई, इस रिंग के ऊपर ये हमने बांध दिया। यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है। ठीक है, करंट कितना जा रहा है, आई। ठीक, अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शनली कट कर दूँ, इसको क्रॉस सेक्शनली कट कर दूँ तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, अंदर वाला सर्कल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कोर है ना सिर्फ इतना है, ये एयर है, यहाँ पे दिस इज एयर, ये रिंग है क्योंकि ये बाहर है, जो भी मेटल है, अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये सर्कल, ये बन गया मेरा कोर पूरा। अब इसके ऊपर क्या होगा कि यहाँ पर हमारे ठीक है, यहाँ पर हमारे छोटे छोटे वो लगे होंगे, क्या बोलते हैं, लगे क्या, मतलब ये जो वायर्स को जब कट करेंगे ना तो कट करके उनके क्रॉस सेक्शन दिखाई देंगे। ठीक है, अब अगर मैं आगे की बात करूँ, जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगी, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे होगी जहाँ पे करंट होगा। क्यों भाई, एम्पेयर सर्किट लॉ B.dl = म्यू नॉट I। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी कोसेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ पे ये जो आएगी ना, ये कोर के अंदर, बाहर नहीं, अंदर की साइड में ये जो है ये सर्कल्स है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी कोसेंट्रिक सर्कल्स। आई बात समझ में? ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड। जैसे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती, अंदर की ओर सीधी जाती, पैरेलल मतलब यूनिफॉर्म, और बाहर ऐसे मुड़ करके ये वापस आती। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी कोसेंट्रिक सर्कल्स। क्लियर है चीज? अब मैं अगर आगे की बात करूँ तो ध्यान देना यहाँ पे एक चीज, कोसेंट्रिक सर्कल्स है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ऐसा मान लो कि आप किसी एक उस पर जा रहे हो, ए पे। ठीक है, यहाँ तक। अब डीएल लेंथ कहाँ क्यों करूँ, ये सर्कल है भाई, ये लेंथ ए है तो ये सर्कल है, तो डीएल लेंथ इधर की ओर होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई जब कोसेंट्रिक सर्कल है तो डीएल लेंथ मतलब अगर ये सर्कल है, ऐसे सर्कल है तो डीएल लेंथ ऐसे जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर है मेरी, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और ए के बीच में एंगल कितना आएगा, तो आंसर है 0 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ B.dl = इंटीग्रेशन ऑफ B.dl cos 0 डिग्री, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ B.dl। हाँ कि ना, बोल सकता हूँ मैं ये चीज़। ठीक है, चलो भाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ B.dl, तो B तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन सॉरी B बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dl, भाई dl का इंटीग्रेशन करूँगा तो 2 पाई आएगा, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू B × 2 पाई a। आ गया ये हमारा। चलो आगे की बात करता हूँ मैं।
अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किट लॉ, एम्पेयर सर्किट लॉ क्या बोलता है, लाइन इंटीग्रेशन ओवर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, यहाँ पे बार लगा देना, इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू नेट करंट एनक्लोज। नेट करंट एनक्लोज कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू, भाई एन इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 2 पाई ए इंटू, पहले मैं लिख देता हूँ, बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट, तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है, 2 पाई ए, एल की वैल्यू है 2 पाई ए इंटू नेट करंट कितना आई, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू 2 पाई ए इंटू आई। बट ये तो हमने नॉर्मल निकाला, ये हमने एम्पेयर सर्किट लॉ से निकाला, दोनों को इक्वेट कर सकते हो तो इक्वेट करो भी, तो b इंटू 2 पाई ए, b इंटू 2 पाई ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन 2 पाई ए इंटू आई, 2 पाई ए कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, क्लियर है। और n को लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल नंबर अपॉन 2 पाई ए इंटू आई, ये आ गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, क्लियर है। देखेंगे इसको जल्दी से, देख लो इसको, सुनना है। अगला जो डेरिवेशन है वो हमारा किस चीज़ का है, सबसे पहले करेंगे तुम लोग को वो बता दिया था शायद, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, और वो बता दिया था लॉरेंट्ज फोर्स, जो नहीं थे एक बार दोबारा सुन लेना। उसके बाद में हम लोग करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और फिर उससे आगे अगले टॉपिक पे निकल जाएंगे जो हमारा वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, फिर उस पर निकल जाएंगे हम। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या होता है ये, तो पहले तो लॉरेंट्ज फोर्स या मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स की बात करता हूँ। तो पहले मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स क्या भैया, कि एक जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा तो खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। पहली बात तो ये कि चार्ज पार्टिकल कहीं पे भी घूमे उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। मीन्स एक मूविंग चार्ज बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, अभी तो पढ़ रहे हैं हम लोग कि जिस भी वायर में करंट जाता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, जिस भी वायर में करंट जा रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। मीन्स एक चार्ज जब भी मूव करता है उसके साथ में उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है भाई। तो अगर मैं बोलूँ एक चार्ज है Q दैट इज मूविंग, Q is moving with velocity v at an angle theta with the magnetic field. Q is moving at angle theta with the magnetic field, ठीक है। तो उसमें जो फोर्स लगेगा Fm मतलब मैग्नेटिक फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस V, क्लियर है। QVV साइन थीटा, QVV साइन थीटा बोलो या उसका मैग्नीट्यूड है, बट अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो दैट इज QV क्रॉस V, ये तुम्हारा फोर्स की वैल्यू है, ठीक है। इसी से हमको आगे चल रहा है, सुनना है यहाँ पे, ये हमारा मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, ये पता होना चाहिए पहले तुम लोग को, पिछली बार बता के दिया था ये, ठीक है। अगले बार आगे की बात करता हूँ मैं। हमारा मुद्दा क्या है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लेट सपोज एक ऐसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, और एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, और इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, इसके अंदर करंट जा रहा है आई, करंट इज आई, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है बी, ठीक। अब हम लोग को निकालना है क्या, कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, क्यों लगेगा फोर्स। पहली बात तो ये भाई ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब दो मैग्नेटिक फील्ड है, इधर दे विल अट्रैक्ट और रिपेल डिपेंडिंग अपॉन नॉर्थ है या साउथ है,
तो सिंपल सी बात है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे एक और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। बस उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग को निकालना है, ठीक है, उस फोर्स का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। अब क्वेश्चन है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे, तो एक चीज समझो, लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ, L इज इक्वल टू लेंथ एंड A इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ये चीजें। अब आगे की बात करता हूँ मैं, ध्यान देना है यहाँ पे भाई, कोई भी ये है उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो पहली बात तो ये कि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स ड्यू टू सिंगल इलेक्ट्रॉन, फोर्स ड्यू टू सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू, चार्ज कितना होता है इसका E इंटू उसकी वेलोसिटी V इंटू मैग्नेटिक फील्ड B, तो फोर्स ड्यू टू सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस E इंटू V क्रॉस B, बोल दिया, ठीक है भाई। लेंथ कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेट सपोज लेंथ है DL, कितनी लेंथ लेते हैं हम लोग, DL लेंथ लेते हैं, तो फोर्स ड्यू टू लेंथ DL, फोर्स ड्यू टू लेंथ DL, तो भाई मैं बोल सकता हूँ DFM, मतलब जो छोटा सा मैग्नेटिक फोर्स है छोटी सी लेंथ की वजह से, दैट इज इक्वल टू माइनस E इंटू, मतलब इसमें मान लेते हैं कि इस लेंथ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे n इंटू इस लेंथ का जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ कितना है, E है, लेंथ कितनी है DL ले लिया हम लोगों ने, एरिया कितना लिया, एरिया, तो इसका एरिया कितना जाएगा, तो एरिया जाएगा n इंटू वॉल्यूम n इंटू DL इंटू ए, टोटल वॉल्यूम आ गया, n क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ, L क्या लेंथ, A क्या एरिया, ये आ गया वॉल्यूम, तो यहाँ पे लिखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब भाई खुद सोचो, अगर एक वॉल्यूम में n है तो DL इंटू ए में कितने होंगे, इसको इंटू कर दो, हाँ कि ना, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास में n इंटू ए इंटू DL, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E इंटू V क्रॉस B, ये आ गया DFM, क्लियर है। अच्छा जी, मैं लिख सकता हूँ DFM इज इक्वल टू माइनस NaDL इंटू V इंटू DL वेक्टर बाई DT वेक्टर इंटू B वेक्टर, DT बाहर जा सकता है, तो DFM इज इक्वल टू माइनस NaLE इंटू, अच्छा अब सॉरी NaDLE अपॉन DT इंटू DL वेक्टर क्रॉस विद B वेक्टर, बोल सकता हूँ ये चीज़ में। अब क्या आएगा यहाँ पे, DL बाई DT क्या होता है, V होता है, तो DFM इज इक्वल टू माइनस NaIE, DL बाई DT V, NaE, V मतलब वेलोसिटी, तो NaV इंटू E को पहले लिख लो, एक काम करो, E को पहले लिख लो, V को बाद में लिख लो, इंटू DL वेक्टर क्रॉस विद B वेक्टर, NaEV, शायद ये हमारा ड्रिफ्ट, ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन था करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, तो इसको मैं I लिख सकता हूँ, तो DFM छोटा सा फोर्स इज इक्वल टू I इंटू DL माइनस DL वेक्टर क्रॉस विद B वेक्टर, माइनस अंदर जाएगा, तो DFM इज इक्वल टू I इंटू B वेक्टर क्रॉस विद DL वेक्टर, लिख सकता हूँ ना। B का और DL के बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो भाई DFM इज इक्वल टू I इंटू B DL साइन थीटा, क्लियर है, ये DFM का मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर मेरे को चाहिए क्या, टोटल फोर्स, तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ छोटा फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I B DL साइन थीटा, तो भाई DFM का इंटीग्रेशन हो गया, FM दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग वायर, B बाहर आ जाएगा, I बाहर आ जाएगा, साइन थीटा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा DL का इंटीग्रेशन तो टोटल वायर की लेंथ आ जाएगी, तो फोर्स मैग्नेटिक इज इक्वल टू BI DL का इंटीग्रेशन L साइन थीटा, ये फोर्स का आ गया मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स का, क्लियर है चीज, लिखेंगे इसको।
अब अगला पॉइंट क्या आता है कि ये फोर्स का वैल्यू तो आ गया हमारे पास में, फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, फोर्स की वैल्यू तो आ गई हमारे पास में, बट ये फोर्स का डायरेक्शन कहाँ की ओर होगा, क्लियर है, फोर्स का डायरेक्शन कहाँ की ओर होगा, तो चेक करो, ये जो चीज़ थी ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी यहाँ वाली, डी एफ एम इज इक्वल टू आई इंटू बी वैक्टर क्रॉस विद एल वैक्टर। अगर मैं बी वैक्टर का और एल वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स होगा इन दोनों का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मीन्स बोलने का मीनिंग क्या है कि अगर मान लो, अच्छा डी एल वैक्टर का और आई वैक्टर का जो डायरेक्शन, आई वैक्टर नहीं सॉरी करंट जो है आई, उन दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। डी एल वैक्टर का और करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, सेम होता है। आई बात समझ में। मीन्स अगर एक वायर है, वायर के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि डी एल वैक्टर यहाँ से यहाँ ले रहा हूँ मैं, डी एल वैक्टर, ठीक है, ये डायरेक्शन है, तो करंट का डायरेक्शन भी यही रहता है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड और डी एल वैक्टर के परपेंडिकुलर है फोर्स। इसका मतलब यही हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट के परपेंडिकुलर आएगा फोर्स, ये आएगा फोर्स का डायरेक्शन। तो दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। किसने दिया ये, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, if the three fingers of the left hand, that is thumb, index finger and the middle finger, are stretched such that they are mutually perpendicular to each other, ठीक है, then if index finger force field current, if index finger represents the magnetic field, middle finger represents the direction of current, dl मतलब direction of current, then the force will be given by the thumb, clear है, that is force field current, force field current, समझे। तो दोबारा सुन लेना यहाँ पे, if we stretch the three fingers of our left hand, that is thumb, index finger and middle finger, and magnetic field is directed towards the index finger, current is directed towards the middle finger, then the direction of the force will be given by the thumb। आई बात समझ में ये चीज, ये हमारा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। आगे सुनना है यहाँ पे, 2 मिनट रुकना भी। चलो आगे की बात करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ये। अगला जो डेरिवेशन है हमारा, याद रखना फोर्स फील्ड करंट, देखो जब भी पूरा ये खोलते हो ना अपने हाथ को, तो इसको याद है सर खाकरो, फोर्स फील्ड करंट, फोर्स फील्ड करंट। अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये ट्रू होगा। और कोई ये नहीं बोलेगा वहाँ पे कि कोई ये नहीं लिख के आएगा थंब गिव्स दिस डायरेक्शन, इंडेक्स फिंगर गिव्स दिस डायरेक्शन, मिडिल फिंगर गिव्स दिस डायरेक्शन, ऐसा नहीं। अगर ये इंडेक्स फिंगर फील्ड की डायरेक्शन देती है और ये करंट की डायरेक्शन देती है, तो ही थंब किसकी डायरेक्शन देगा, इफ एल्स वाली चीज है कि इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू, क्लियर है। कोई सिर्फ डायरेक्टली नहीं लिखेगा ये बताएगा ये बताएगा, ऐसा नहीं होता। अगर ये दोनों एक डायरेक्शन में आती हैं, किसके, फील्ड के और करंट के, तो थंब मेरा किसके डायरेक्शन में आएगा, फोर्स में। एंड हेंस फोर्स का जो वैल्यू होगी दैट इज बी आई एल साइन थीटा, एंड दैट विल बी गिवन बाय, डायरेक्शन विल बी गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्लियर है चीज। चलो मुद्दे की बात पे आता हूँ, आगे सुनना है यहाँ पे। अगला जो अपना डेरिवेशन है दैट इज फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स। तो लेट्स सपोज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, समझना है। एक करंट कैरिंग वायर ये रहा, ठीक है, और एक करंट कैरिंग वायर ये रहा, और मान लेते हैं दोनों में जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम है, दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। अब आगे की बात करता हूँ, ध्यान देना है। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे होगी, ठीक है, मतलब राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है ऐसे, ठीक है। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे होगी, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो उसका डायरेक्शन बाहर की ओर ऐसे जाएगा, इसका ऐसे। इनको डिनोट कैसे करते हैं भाई, यहाँ बाहर की ओर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड मतलब डॉट, यहाँ अंदर की ओर जा रही है मतलब क्रॉस, यहाँ पे बाहर की ओर आ रही है डॉट, यहाँ अंदर की ओर जा रही है मतलब क्रॉस, क्लियर है। इसका मतलब ये है कि ये उल्टी अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड है, मीन्स दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। भाई अपोजिट है मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। चलो भाई आगे की बात करते हैं। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है दैट इज B1, इसमें जो करंट जा रहा है दैट इज I1। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, करंट इज I2, इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज B2, ठीक है। इनके जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज D, ठीक है, डिस्टेंस इज D, ठीक है। अब अगर मैं आगे की बात करूं, या A मान लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, A मान लो, ठीक है। अब आगे सुनना है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है,
एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है और उसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है आई जिसमें जा रहा है, तो उस पर फोर्स लगता है। अगर एक कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे, अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इस वाले की और उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, छोड़ो इसकी मैग्नेटिक फील्ड छोड़ो, करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, तो इस वाले पे फोर्स लगेगा इसकी वजह से, हाँ कि ना। दैट मीन्स फोर्स ऑन टू, देखो भाई ऊपर जो लिखते हैं ना ये क्या बोलते हैं, करंट इज I1 V1 डिस्टेंस इज D, ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ रिविजन करवा रहा हूँ। इसलिए फोर्स ऑन टू दैट इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड किसकी प्रेजेंट होनी चाहिए, टू पे लग रहा है फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी होनी चाहिए ना, किसकी है भाई V1, करंट किसका होना चाहिए, इसका खुद का I2, और लेंथ कितनी है भाई हमारी, लेंथ है L। बट अगर मैं ले लूँ फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो F2 इज इक्वल टू V1 इंटू I2 इंटू 1, ठीक है। और अगर A डिस्टेंस के ऊपर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो B का फॉर्मूला क्या आता है, करंट कैरिंग की वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से μ0/4 इंटू 2I/A था। तो F2 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की μ0/4 इंटू 2I1/A इंटू I2। तो फोर्स ऑन टू कितना आ गया, तो फोर्स ऑन टू दैट इज μ0/4 इंटू 2I1I2/A, ये आ गया तुम्हारा पहला फॉर्मूला। क्लियर है। अब फोर्स ऑन वन की बात करते हैं। तो फोर्स ऑन फर्स्ट F21 भी लिख सकते हो, F12 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर F21 बोलोगे दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अगर मैं बोलता हूँ F12 दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब भाई फोर्स लग रहा है 1 पे ड्यू टू 2, मतलब सेकंड वाले की क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब V2 आएगा और करंट उसका खुद का आएगा, और इनटू क्या आएगी, लेंथ आएगी। बट हमको चाहिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो F12 इज इक्वल टू V2 का फॉर्मूला कितना आ गया, μ0/4 इंटू 2I2/A, डिस्टेंस ये है ना उनके बीच का, इंटू I1 इंटू L की वैल्यू कितनी होगी 1। तो F12 कितना है, F12 इज इक्वल टू μ0/4 2I1I2/A, ठीक है। बट भाई ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों अट्रैक्शन फोर्स है बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कैसे भाई, चेक करो, अगर ये करंट है मेरा, ये करंट है और ये वाली फील्ड इसको अंदर की ओर पुश कर रही है, ऐसा मान लेते हैं क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है ना, अभी देखा हमने, ये वाली फील्ड इसको अंदर की ओर क्या कर रही है, पुश कर रही है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स बताना है, फोर्स फील्ड करंट, फील्ड कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है, करंट फील्ड बाहर की ओर है, करंट कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर। तो चेक करो यहाँ पर फील्ड बाहर की ओर है, करंट ऊपर की ओर है, चेक करो फोर्स इस साइड में लग रहा है, मतलब इधर की ओर आ रहा है। इसकी बात करते हैं, फील्ड कहाँ की ओर है, अंदर की ओर, करंट कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर। तो देखो फील्ड अंदर की ओर गई, करंट ऊपर की ओर गया, तो इस साइड में जा रहा है मेरा फोर्स, और ये दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर है चीज। तो सिंपल सी बात है, मैं लिख सकता हूँ F12 इज इक्वल टू F21, कब तक, जब तक मैं उनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। बट अगर इफ मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। क्लियर है। और इसी तरीके से तुम किसके लिए प्रूव कर सकते हो, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये रिपेल करेंगे, और अभी एक ही डायरेक्शन में तो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये तो हो गया डेरिवेशन, सेम फोर्स की वैल्यू आएगी, सब कुछ सेम आएगा, बस वहाँ पे लिखना होगा कि दीज टू विल रिपेल ईच अदर। कैसे भाई, एक का इधर जा रहा है करंट, एक का करंट उल्टा आ रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, राइट हैंड थंब रूल से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वैसे आएगी अंदर की ओर। यहाँ पे जब मैं यूँ लगाऊंगा तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कहाँ की ओर जाएगी, अंदर की ओर। दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर है, इसका मतलब दे विल रिपेल ईच अदर। क्लियर है चीज़, आएगा सब कुछ सेम एज इट इज, सिर्फ यहाँ डायरेक्शन बदलेगा। तो एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन बन गए तुम्हारे, क्या कि इफ द डायरेक्शन इन द करंट कैरिंग वायर्स इज सेम देन दे विल अट्रैक्ट, एंड इफ द डायरेक्शंस आर अपोजिट देन दे विल रिपेल। ठीक है, लिखो इसको। हो गया भाई सबका। चलो तो इतना करते हैं अभी के लिए इस वाले वीडियो में। अगले वाले वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर इन वोल्टमीटर, और सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर कैसे बढ़ाई कम की जा सकती है, वो चीज़ अगली बार हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना करते हैं, फिर आगे इसके बोर्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फिर, चलो फिर, थैंक यू।